मधुकोड़ा कांड के लूट, मधुकोड़ा का भ्रष्टाचार किताब लिखने वाले सरजू राय भी आज उसी एनडीए में है। 5 करोड़ कुछ का मनी लॉन्ड्रिंग का जिन पर इनके खाते में ले जा करके डाल दिए, फिर उनके खाते में डाल दिए। आप सोचिए जिनके सारे परिवार के लोग जेल के सलाखों में बिता के आए हों, और ऐसे लोगों को अगर गले लगा रहे हैं तो हम लोग तो एनडीए फोल्डर के पार्ट होने के चलते मौन हैं। इसके बाद भी मैं अपनी जान का परवाह नहीं किया और उनके साथ बुरे समय में हुसैनाबाद वासियों के साथ में लगा रहा। इसका उदाहरण है 29,000 का लंबा लीड, और जब आप पार्टी छोड़ते हैं तो 15,000 पर सिमट जाते हैं कि जिसने भी दल बदला उसको जनता गले नहीं लगाया। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो खुद उधर से आए हैं अपना कांग्रेस से और बड़ा सा वो दाग लेकर भी आए हैं, जिन पर 4-4 हजार करोड़ का घोटाले का आरोप, जो सजा दोषी सजायाब, जिन पर आज ट्रायल चल रहा है मुकदमा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आदर्श पुरुष, लेकिन उनके नीचे वाले जितने भी हैं ये आदर्श पुरुष के सपनों को धज्जी उड़ा रहे हैं। हुसैनाबाद में आप कमलेश सिंह से अपने को कमतर पाते हैं या मजबूत पाते हैं? कमलेश सिंह मेरे सामने कुछ है ही नहीं, इनके अंदर क्षमता नहीं है कि एनडीए गठबंधन में जाकर शेर बन जाए बीजेपी के टिकट लेकर के। अरे हिम्मत है तो बगैर बीजेपी के टिकट के लड़के दिखाएं हमको। जो खुद भ्रष्टाचार का किंगपिन है, अब वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि अब जो है कमलेश सिंह ही वहां से भाजपा के उम्मीदवार। चैलेंज है, ये जमानत नहीं बचा पाएंगे। नमक घोटाले का आरोप है उन पर, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एक ही परिवार में कई वो जो करोड़ों रुपए राशि थे उनको घुमाते घुमाते अपने समधिन तक ले गए। इनके जो है गुड़गांव में फ्लैट ईडी ने अटैच किया, रांची में 3 फ्लैट लग्जरी फ्लैट अटैच किया, 40 भूखंड जो है पलामू में अटैच किया। तो ये कहाँ से आए भाई? इस 40,000 वोट का हम कभी भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं लड़के ला के दिखा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आज मेरे साथ हैं हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी। कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी के बारे में जानने से पहले मैं यह बता दूं कि कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी झारखंड के उन चंद गिने चेहरों में हैं जिनको बसपा की सदस्यता मानवर काशीराम के द्वारा और बहन मायावती के द्वारा संयुक्त रूप से 1995 में दिलाई गई थी। 1995 और आज है 1919, एक करीबन 3 दशक तक बसपा और बसपा की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। बसपा के टिकट से ही 2014 में विधानसभा पहुँचे। बाद के दिनों में कुछ मतांतर की स्थिति आई, कुछ विशेष परिस्थितियां बनी और इन्होंने बसपा का परित्याग किया। हालांकि वैचारिक रूप से बसपा के ही बने रहे हैं, पार्टी छोड़ी, विचारधारा नहीं छोड़ी। तो आज हम हुसैनाबाद की जो सियासी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में के संदर्भ में सियासतनामा के अपने नए अंक में शिवपूजन मेहता जी से समझने की कोशिश करेंगे, यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हुसैनाबाद में जो सियासी परिस्थितियां का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से कमलेश सिंह की एंट्री के बाद भाजपा के अंदर, भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर एक विक्षोभ, विद्रोह, बगावत की स्थिति बन रही है, वह कितनी सच्चाई है, कितना फसाना है या उसके पीछे एक दुष्प्रचार है, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शिवपूजन मेहता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार, प्रणाम, सलाम। शिवपूजन मेहता जी, इसके पहले कि हमको हुसैनाबाद के जो अभी परिदृश्य है, जो वहाँ तनाव एक है भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में, उसके जाने के पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 1995 के ज़माने में मानवर काशीराम और बहन मायावती से आपका जुड़ाव कैसे हो गया? देखिए, उस समय हम पढ़ते थे और मुझे ज्ञात हुआ कि आज उनका आगमन होने वाला है। उनके विचारधारा को हम सुनते थे, उनके कैडर में मैं जाया करता था। जब वहाँ पे आए तो हम गए और मुझे भी जिज्ञासा हुई कि अब सक्रिय राजनीति में जुड़ करके कुछ करना चाहिए।
तो लर्निंग पीरियड में हम थे, स्टूडेंट लाइफ में मैंने ये सोचा कि अब कुछ संघर्ष करना चाहिए। तो मान्यवर कांशीराम जी से मंच पर ही अनुरोध किया गया। एक उस समय भी हमारी अच्छी छवि थी, हम किसान वर्ग को लीड करते थे, किसानों की समस्याओं से हम लड़ते थे, छात्रों के समस्याओं पर हम ध्यान आकृष्ट कराते थे धरना प्रदर्शन के माध्यम से। तो हमारी एक पहचान बनी हुई थी, तो मुझे उसी में सदस्यता दिलाई गई थी और मैं लगातार निस्वार्थ रूप से उस पार्टी का जो सिद्धांत है उसको मैंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और पहली बार मुझे 2005 में लड़ने का मौका मिला बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, और मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। पहली बार मैंने इलेक्शन लड़ा, उस समय समथिंग 17,500 से ज़्यादा मत प्राप्त हुए और 21,000 से ज़्यादा मत ला करके महज 3-3,500 मत के अंतर से मैं चुनाव हारा था उस समय। कौन जीते थे उस समय? कमलेश कुमार सिंह जीते अच्छा थे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद 2009 का भी मैंने इलेक्शन लड़ा और 2009 के इलेक्शन में मैं दूसरे नंबर पर था। और 2005 में भी आप दूसरे नंबर पर? नहीं, 2005 में हम दूसरे नंबर पर नहीं थे। उस समय चूंकि काफ़ी क्लोज फाइट था, कई कैंडिडेट ऐसे थे, जैसे दशरथ कुमार सिंह थे, जदयू फिर भी अच्छा खासा वोट लाया। जी जी, उस समय अंतर कम था, अंतर कम था। और 2009 में दूसरे स्थान पर थे और उस समय भी अंतर कम था। अच्छा, मज 2,500 वोट का अंतर था। और 2,500 वोट से कमलेश सिंह चुनाव जीते? नहीं, संजय यादव जीते 2009 में। संजय यादव, हाँ। कमलेश सिंह तो 5वें और 4थे स्थान पर चले गए थे। मंत्री रहने के बाद कमलेश कुमार सिंह जब चुनाव लड़े और घोटाले के आरोप में घिरे, ये 4 विभाग इनके हाथ में था। वो आपका कहने का मतलब है कि 2005 में जब चुनाव लड़े तो उस समय कमलेश सिंह की जीत हुई और उसके बाद कमलेश सिंह मंत्री बने, और पर जो 2009 में वो 5वें स्थान पर चले जी। और उस समय जो स्थिति था, उनके विभाग हाथ में कई थे, जैसे आप देखे होंगे जल संसाधन विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, वाणिज्य कर विभाग, मद्य निषेध विभाग। तो ये चारों मालदार विभाग जब लेके बैठे, और हुसैनाबाद के लोगों के एक अपेक्षा थी इनसे कि जब ये मंत्री बने हैं तो हुसैनाबाद को जिला बना देंगे, मंत्री बने हैं तो हुसैनाबाद में सिंचाई के समुचित व्यवस्था करा देंगे, जिस 0 RD की बात करते हैं आज। ये हारने के बाद इनके दिल में मलाल रह गया था 0 RD, जब मंत्री रहते नहीं बना पाए, तो लोगों ने इनको नकारा, और नकारा तो इतनी बुरी तरह से नकार दिया कि जमानत भी नहीं बचा पाए। ये स्थिति थी इनकी। आज बीजेपी छलांगे मार करके इनको अपनी ओर खींच लिया है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी को ये नहीं मालूम है कि हुसैनाबाद की धरातल क्या है। हुसैनाबाद के धरातल से वाकिफ नहीं है। मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ नहीं बीजेपी का, मैं NDA फोल्डर का एक पार्ट हूँ। NDA फोल्डर का मैं एक पार्ट हूँ, इस नाते मैं ज़्यादा आलोचना नहीं करना चाहूँगा और मैं हकीकत से आपको अवगत करा रहा हूँ। एक आंकड़ा मेरे पास भी है जी, वो आंकड़ा है दशरथ कुमार सिंह का, अवधेश कुमार सिंह का, और कुछ और चेहरे हैं जिन्होंने जब जब पार्टी छोड़ी तो हुसैनाबाद में जमानत जब्त हो गई। हुसैनाबाद का इतिहास रहा है कि जिसने भी पार्टी छोड़ा, खुद आप भी उसका, जी मैं भी उसका साक्षी हूँ। आप भी उसका, मैं भी उसका साक्षी हूँ कि जिसने भी दल बदला उसको जनता गले नहीं लगाया। मैं उदाहरण बताता हूँ, दशरथ कुमार सिंह जब संपूर्ण क्रांति दल बना करके, और पहले तो भाजपा के टिकट पर जीते, सबसे पहले भाजपा का खाता खोले 123 वोट से, मात्र 123 वोट से इन्होंने खाता खोला। खाता खोले और बिहार सरकार में इनका उछल कूद ज़्यादा हुआ। वो पार्टी बदल करके संपूर्ण क्रांति दल इंदर सिंह नामधारी के साथ चले गए। फिर उसके बाद समता पार्टी में चले गए। जब चुनाव लड़े तो 4थे-5वें पर चले गए, 5,000 वोट लाए। समझ गए। तो उस समय विजय हुए श्री अवधेश कुमार सिंह। श्री अवधेश कुमार सिंह विजय हुए, बिहार सरकार में वो मंत्री बनाए गए। लालू जी की सरकार बनी, फिर राबड़ी जी भी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो इनके साथ चले आए। और 2000 के विधानसभा इलेक्शन में लालू जी के टिकट पर नहीं लड़ करके इन्होंने भाजपा के टिकट पर लड़ना पसंद किया। और जब भाजपा के टिकट पर ये लड़े चुनाव, तो महज 8,000 से भी कम वोट ला करके, जो 28,000 वोट लाए वो 8,000 से कम पर आ गए, 7,500 वोट पर ये सिमट गए और ये चले गए 4थे स्थान पर।
ये वहां का इतिहास रहा है, जबकि बीजेपी को एक गरूर है आज। आप भी 2014 में कितना हजार वोट से जीते थे? हम लगभग 29,000 वोट से जीते थे, लगभग कुल वोट 29,000 आया था। नहीं, कुल वोट हमको 58,000 आया, 58,000 आया। हाँ, और 29,000 समथिंग, मैंने 30,000 वोट इनको 29,000 का लीड था आपको? जी जी, लीडिंग लीड था, बहुत लंबा लीड था। लंबा लीड। पर अब इसको ये समझना है कि 29,000 का लंबा लीड, और जब आप पार्टी छोड़ते हैं तो 15,000 पर सिमट जाते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब 15,000 से ज्यादा वोट था, 16,000। हाँ जी जी। तो इसका मतलब कि हुसैनाबाद की जो जमीन है, हुसैनाबाद की जो मिजाज है हुसैनाबाद वासियों का, वो पार्टी से बगावत करने वाले चेहरों को पसंद नहीं करती, कभी नहीं पसंद करती है। और हुसैनाबाद का ये फितरत रहा है, हुसैनाबाद के लोगों के दिल में जो बातें हैं वो ये है कि जो इनके हरिहर सिंह के बाद, हरिहर सिंह कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे और वही रिपीट किए लगातार रिपीट करने वाले में हरिहर सिंह, स्वर्गीय हरिहर सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बाद कोई भी एमएलए हुसैनाबाद में लगातार रिपीट नहीं कर सका। संजय सिंह 2005 में जीते, 2000 में जीते, 2005 में हार गए, हाँ। फिर 2009 में जीते, हाँ। फिर 2014 में हार गए, फिर 2019 में हार गए, हाँ। कमलेश सिंह 2005 में जीते, 2009 में हार गए, हाँ। 2014 में हार गए, हाँ। तो आप 2014 में जीते, 2019 में हार गए। तो ये इतिहास है, वहां के इतिहास। जी जी। खैर, अब हम जो बात करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि अचानक से हुसैनाबाद की सियासत में एक बड़ा चेंज आया। वो चेंज इस रूप में है कि एनडीए खेमा की ओर से अब तक माना जा रहा था कि आंसू वहाँ एक उम्मीदवार होगी, हमारा आंसू का चेहरा होगा हुसैनाबाद में। अब जो परिस्थितियां बन रही, पता नहीं आगे क्या होता है। कमलेश सिंह की एंट्री के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि अब जो है कमलेश सिंह ही वहां से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। इस हालत में ये कयास लगाना स्वाभाविक है, हाँ। क्योंकि आजसू का वहाँ पर दावेदारी था, प्रबल दावेदार है आजसू पार्टी, आज भी है। मैंने दावा खारिज नहीं किया, अच्छा, मैंने वापस नहीं लिया कि आप उम्मीदवार हो गए। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो खुद उधर से आए हैं अपना कांग्रेस से और बड़ा सा वो दाग लेकर भी आए हैं, दाग भी बड़ा है, हाँ, बहुत बड़ा दाग। और वो दाग वाले जितने लोग थे यहाँ, हाँ। अब झारखंड में हम लोग जब एनडीए फोल्डर के पार्ट हैं, हाँ। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मंच पर जाकर भ्रष्टाचार पर वार कैसे करेंगे। हाँ। ये तो स्वाभाविक है एनडीए फोल्डर में जो भाजपा के सिवा दूसरे दल उनके लिए, क्योंकि अब तो मधु कोड़ा आपके साथ चले आए, गीता कोड़ा आपके साथ चली आई। सुनने मारा गीता कोड़ा पर कोई आरोप नहीं है। सुनने मारा है कि एनएसओ का और हरिनारायण रे से भी आज तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी का बयान है कि हम हरिनारायण जी से भी उनके घर पर मुलाकात किए हैं, लेकिन कुछ कानूनी अड़चन के कारण उनको नहीं लाए जा रहे हैं। तो जितने भी किंग पिन और उनके किचन कैबिनेट के जितने भी लोग, भ्रष्टाचार के जितने किंग, जिन पर 4-4 हजार करोड़ का घोटाले का आरोप, हाँ। जो सजा दोषी, सजायाफ्त, जिन पर आज ट्रायल चल रहा है मुकदमा, हम तो बहुत आदर्श समझते। आज भी मेरे दिलों में है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आदर्श हैं, हम लोगों के लिए आदर्श पुरुष हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आदर्श पुरुष हैं। लेकिन उनके नीचे वाले जितने भी हैं, ये आदर्श पुरुष के सपनों को धज्जी उड़ा रहे हैं। जिस जीरो टॉलरेंस की बात रघुवर सरकार करती थी, माननीय रघुवर जी के समय में पूरे राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल निर्मूल हो गया था, समाप्त हो गया। आज जाएंगे जिस ऑफिस में भी तो भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। आप देख लीजिए कि जो आदमी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जिन पर हजारों करोड़ का मामला चल रहा हो, जिनका मामला भी ट्रायल में चल रहा है, 5 करोड़ कुछ का मनी लॉन्ड्रिंग का, जिन पर इनके खाते में ले जा करके डाल दिए, फिर उनके खाते में डाल दिए। आप सोचिए, जिनके सारे परिवार के लोग जेल के सलाखों में बिता के आए हों, और ऐसे लोगों को अगर गले लगा रहे हैं, तो हम लोग तो एनडीए फोल्डर के पार्ट होने के चलते मौन हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचार पर वार तीखा नहीं कर पाएंगे। अजीब सी परिस्थिति है। मधु कोड़ा भी उसी एनडीए घटक में, भाजपा में, और मधु कोड़ा के खिलाफ किताब लिखने वाले भ्रष्टाचार, मधु कोड़ा कांड
मधुकड़ा कांड के लूट, मधुकड़ा का भ्रष्टाचार किताब लिखने वाले सरजू राय भी आज उसी एनडीए में हैं। देखिए सरजू राय जी एनडीए के पार्ट हैं। हाँ। समझ गए। सरजू राय जी एनडीए के पार्ट हैं और उनका अलग विचारधारा, अलग नजरिया है। हाँ। हमारा जो आजसू पार्टी है, हमारा एक अलग विचारधारा है। हम उनके मैनिफेस्टो के साथ नहीं जाएंगे इलेक्शन में, हमारा भी अलग होगा जो हम घोषणा पत्र जारी आपका करेंगे। कहना है कि भाजपा का अपना घोषणा पत्र है, हमारा अपना घोषणा पत्र है, हम अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ते हैं, भाजपा अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ती है। पर हमें समझने की कुछ संयुक्त मुद्दे हैं जिस पर हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, अब हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुसैनाबाद में क्या होगा, जहां से आप भी एक प्रबल दावेदार। देखिए अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय सुदेश कुमार जी, तो सुदेश कुमार महतो जी पर ही हम लोगों ने छोड़ रखा है। भाई आप हम लोगों के संरक्षक हैं और आपके संरक्षण में ही पार्टी पूरे राज्य में ग्रोथ कर रही है, तो आपको पार्टी कैसे बढ़ाना है, कैसे आप सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूला को अपना करके, कास्ट कम्बिनेशन को जोड़ करके और कैसे अपने पार्टी को मुकाम तक ले जाएंगे। अभी हम बीजेपी के साथ अलायंस में हैं और इनके साथ ही हमारा चुनाव लड़ने का इरादा भी है। लेकिन अब बीजेपी जिन सीटों पर हमारा दावेदारी था उन सीटों पर उम्मीदवार बाहर से ला करके और हमारे मस्तक पे थोप रहा है, तो अब इसको कैसे निपटेंगे, ये तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का मामला है। पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2014 में आप बसपा के चुनाव चिन्ह पर जीतते हैं, 2019 में हार होती है, इसी बीच आप जो है आजसू का सदस्यता ग्रहण करते नहीं 2019 के इलेक्शन मैंने आजसू के टिकट पर लड़ा। लड़े हाँ ठीक है। तो 2014 मैंने लमसम 2017-18 में आजसू का सदस्यता नहीं, हम 19 में किए थे। 2019 में जब हमको बीएसपी का टिकट नहीं मिला था तो जी तब तो ये इधर 5-6 वर्षों का गुजर गया, एक दौर गुजरा। ये 6 वर्षों में आपने आजसू संगठन को हुसैनाबाद में कितना मजबूत किया है? आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते होंगे, निश्चित रूप से आपके लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आप हुसैनाबाद के ग्राउंड रिपोर्टिंग को जा करके देख लीजिए। अगर मेरे बारे में वहाँ के सकारात्मक रिपोर्टिंग नहीं आता है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हुसैनाबाद में आप कमलेश सिंह से अपने को कमतर पाते हैं या मजबूत पाते हैं? कमलेश सिंह मेरे सामने कुछ है ही नहीं, इनके अंदर क्षमता नहीं है कि एनडीए गठबंधन में जाकर शेर बन जाए बीजेपी के टिकट लेकर के। अरे हिम्मत है तो बगैर बीजेपी के टिकट के लड़के दिखाएं हमको। चैलेंज है, ये जमानत नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी के टिकट ही ना लें और हम भी नहीं लें। आपका कहना है कि कमलेश सिंह भी भाजपा का टिकट ना ले और मैं भी नहीं लेता हूं, निर्दल लड़के देख लें, दोनों अखाड़े में उतर करके किसकी ये लोकप्रियता का पैमाना है कि जिनका अपना व्यक्तित्व हो। ये आप किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? मैंने काम किया है लोगों के बीच में। मैं तो यही जानना चाहिए क्या काम किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना काल से लेकर के आज तक जब पूरे विश्व में जो जिसमें कोरोना का कहर था, तो ये मुंबई में आराम फरमा रहे थे। 2 वर्षों तक ये बिल से बाहर आए ही नहीं। एक जब कोरोना का पूरा कार्यकाल खत्म हो गया तब ये बिल से बाहर आए और जाकर के मिले शरद पवार से। 2 साल के बाद क्षेत्र में नहीं आए। तो मैंने कोरोना काल में लोगों के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था करवाया, उनके लिए ऑक्सीजन का व्यवस्था कराया, घर घर में राशन बंटवाने का काम किया, मास्क बंटवाने का काम किया, सैनिटाइजर बंटवाने का काम किया और अपने पीड़ित लोगों के सेवा में मैं लगा रहा। और मैं 2-2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ। इसके बाद भी मैं अपनी जान का परवाह नहीं किया और उनके साथ बुरे समय में हुसैनाबाद वासियों के साथ मैं लगा रहा। इसका उदाहरण है, मैं दिखाऊंगा आपको। मेरे पास एक चर्चा यह भी होती है, हुसैनाबाद जब हम लोग गुजर रहे थे, कि शिवपूजन बाबू जो हैं ये गरीब परिवार के बेटियों की शादी काफी करवाते हैं। हाँ मैंने करवाया है। कितनी शादियां करवाई होगी आपने? अभी देखिए 101 शादी हम लोग हर साल करवाते हैं। 101 शादी? जी 101 शादी। इधर बड़ा आयोजन होता है। बड़ा आयोजन होता है जिसका गवाह हमारे वर्तमान राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी भी हैं। वो भी मेरे यहाँ गए हैं, उन बेटियों के शादी में साक्षी बने हैं, आशीर्वाद दिया है उन्होंने। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ,
ये बात जन जन में है। लेकिन अब हमारे वर्तमान जो एमएलए हैं वहाँ से, इन्होंने जन सेवा में कितनी भागीदारी निभाई। अब जिनको झूठ बोलना है, आप देहात में कहावत सुने होंगे, चोर मचाए शोर। जो खुद भ्रष्टाचार का किंगपिन है, अब वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। किनकी ओर इशारा है आपका? अभी तो बयान आप पढ़ लीजिए ना, बयान पढ़िए। जिन्होंने ज्वाइन किया, कहा कि मैं भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेता हूं। भैया खुद भ्रष्टाचारी हैं आप। क्या आरोप है उन पे? किन पे? कमलेश सिंह पे नमक घोटाले का आरोप है उन पर। अच्छा। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एक ही परिवार में कई वो जो करोड़ों रुपए राशि थे, उनको घुमाते घुमाते अपने समधिन तक ले गए, अपने पत्नी तक ले आए उसको। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, उसका आंकड़ा है, प्रमाण बोल रहा है। दूसरा बात यह है, आप देखे होंगे कि हम लोग गरीब बेटियों के शादी कराते हैं। अभी चार्टर्ड 8 गो चार्टर्ड प्लेन जिनके शादी में आई हो, कहाँ से पैसा आया था? करोड़ों का शादी में था खर्च। किनके शादी में? इनके अपने शादी किए ना। अच्छा बच्चों का। तो 8 गो चार्टर्ड प्लेन आया था ना। तो पूरे हुसैन रांची का सारा होटल बुक था। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए अतीत में जा कर के। दूसरी बात यह है, आज भी आपके पास एक मैं पेपर का मेरे पास है कटिंग, जो बिहार से न्यूज निकला है। कब निकला है? वो पिछले निकला है, मतलब इसी वर्ष 2-3। उसमें है कि इनके इनके जो है गुड़गांव में फ्लैट ईडी ने अटैच किया, रांची में 3 फ्लैट लग्जरी फ्लैट अटैच किया, 40 भूखंड जो है पलामू में अटैच किया। तो ये कहाँ से आया भाई? इनका 500% संपत्ति बढ़ा। जब ये इलेक्शन में अपना 2005 का हलफनामा में इनके पास 1000 बैंक बैलेंस थे, मात्र 1000, इनकी पत्नी को 20,000। तो कहाँ से आ गए इतने पैसे? अच्छा ठीक है। अब लास्ट और अंतिम सवाल आपसे, ये जो चूल्हा प्रमुख का मामला है आपके यहाँ आसू में, ये क्या है? चूल्हा प्रमुख से क्या वोट मिल जाता है? जैसे देखिए, चूल्हा प्रमुख से हम लोग परिवार से जुड़ते हैं। अच्छा। आजसू परिवार को जोड़ने का काम, एक पिरोने का काम करते हैं। जैसे एक गांव में अगर चूल्हे जितने जलते हैं, तो उनको हम परिवार मान करके चूल्हा परिवार मानते हैं, और उनको हम जो न्यूनतम सरकारी जो सुविधाएं दी जाती है, और अगर उनके पास तक नहीं पहुंचता है तो चूल्हा प्रमुख काम होता है। जो 10 घरों पे 10 चूल्हा पर एक प्रमुख जो बनाया जाता है, उनका काम होता है कि 10 घर के समस्या को समझेंगे कि उनके यहाँ सरकारी लाभ, उनको प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं, वृद्धा पेंशन मिला कि नहीं, विधवा पेंशन मिला कि नहीं। आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम उन पर निगरानी रखेंगे, हमारे चूल्हा प्रमुख लोग। कितने चूल्हा प्रमुख हैं अभी आपके वहाँ? हमारे यहाँ चूल्हा प्रमुख अभी लगभग 11-12 हज़ार हैं। और हर चूल्हा प्रमुख में 5-5 वोट तो जरूर होगा। देखिए, जो चूल्हा परिवार है, तो हर परिवार में 5 वोट नहीं तो मान के चले उसका 4 वोट तो होगा। तो 30-40 वोट का हम कभी भी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं लड़के ला के दिखा दूंगा। अच्छा, एक चीज छूट रहा है। मान लीजिए कि भाजपा और आसू के बीच में ये ऊपर लेवल तक कंप्रोमाइज हो जाता है, एक समझौता हो जाता है कि यह सीट भाजपा को ही दी जाती है, और आसू जो सुदेश महतो सुप्रीमो हम मान जाते हैं, उस स्थिति में फिर आपका आकलन क्या होगा या आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, अब तो ये हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7 तारीख का निर्णय है। तो 7 तारीख को 7 तारीख के बाद हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो आदेश होगा, या उनके जो द्वारा कार्य जो सौंपा जाएगा, उसको हम बखूबी निर्वहन करेंगे। और हमें भरोसा है कि जिस सीट को इन्होंने मांगा है, वो सीट को इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। और बीजेपी किसी को ज्वाइन करा ले, तभी तो जितना हमको सीट दे रहा है, सभी पर विधायक को ज्वाइन करा कर बोले हम इसको टिकट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। टिकट देने की गारंटी बीजेपी ने थोड़ी ना कर दिया है। अब भाई, जो आदमी अपना मैल धोने के लिए चला गया, अपना केस समाप्त करने के लिए चला गया, जिन पर सजा मड़रा रहा है, तो अब उनका तो अपना हो सकता है नहीं लड़ा करके उनको कैसे ख़त्म कर दे। चलिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया कीमती।